वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए फोर्थ सेमेस्टर के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2024, 25, 26 और 27 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम में से मैं चर्चा करूंगा। बीए में अगर आप चौथे सेमेस्टर में हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर आप दे चुके हैं, चौथे सेमेस्टर में आप हैं, आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो या लिखित हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर। हालांकि ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, लेकिन लिखित वालों के लिए इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप फैक्चुअल जानकारी ग्रहण करेंगे, यानी कि आप तथ्यात्मक जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना होता है हिंदी के फोर्थ सेमेस्टर में। हिंदी अनुवाद से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है, जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं या अब की बार जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की। ठीक है, अब आइए हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन मशीनी अनुवाद की पद्धति है। मशीनी अनुवाद मतलब कि मशीन से किया गया अनुवाद, यानी कि ऐसा अनुवाद जैसे आजकल गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से अनुवाद हो रहा है। एक तो व्यक्ति अनुवाद करता है, ठीक है, और एक मशीन से अनुवाद किया जाता है। तो मशीनी अनुवाद का सफल प्रयास जो किया गया है 1945 से प्रारंभ हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मशीनी अनुवाद की पद्धति इनमें से कौन सी है। एक तो पद्धति ये है मशीनी अनुवाद की कि सीधे अनुवाद कर दिया जाए, दूसरी अंतरण पद्धति, तीसरी है अंतर्भाषिक अनुवाद पद्धति। यानी ये तीनों पद्धतियां मशीनी अनुवाद की ही पद्धति है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अनुवाद के लिए कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है इनमें से। देखें अनुवाद, देखें जो है ये जो शब्द लिखा हुआ है ट्रेडायर, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका मतलब अनुवाद होता है। ऐसे ही अपर सृजन, ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब भी अनुवाद होता है। ट्रांसलेशन ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका मतलब भी अनुवाद होता है। यानी ये तीनों जो हैं ये सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था। तो फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं, अनुवाद को ये बोलते हैं, जर्मन में ये बोलते हैं और अंग्रेजी में ये बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, मशीनी अनुवाद का सफल प्रयास किस वर्ष किया गया था। सफल प्रयास 1945 यानी 1945 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया पिछली बार। अगला प्रश्न, आंग्ल भारती का विकास किस वर्ष में हुआ। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। आंग्ल भारती का विकास जो हुआ है वो 1994 में 1994 में हुआ है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सूसन बेसनेट के अनुसार अनुवाद क्या है, बताएं। सूसन बेसनेट के अनुसार अनुवाद क्या है, रूपांतरण, पुनर्लेखन, प्रतिस्थापन या प्रतिलिपि। तो सूसन बेसनेट के अनुसार अनुवाद एक तरीके का पुनर्लेखन होता है, दोबारा से उसको लिखना। अनुवाद बेसिकली क्या होता है, एक भाषा में चीजें लिखी होती हैं उसी को दूसरी भाषा में लिख देना ही अनुवाद होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द लोकेशन ऑफ कल्चर एक पुस्तक है। द लोकेशन ऑफ कल्चर, इस पुस्तक को किसने लिखा है। लॉरेंस बेनुटी, सेरी साइमन, होमी के भाभा या माइकल क्रोनिंग। तो द लोकेशन ऑफ कल्चर पुस्तक को लिखा है होमी के भाभा यानी होमी भाभा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। बातचीत ना करें भाई, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आप लोग बातचीत बहुत करते हो, लगातार मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप लोग बहुत बातचीत करते हैं। बातचीत बिल्कुल भी ना करें, नहीं ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप कभी पढ़ नहीं पाओगे चैनल से फिर दोबारा। ठीक है, मैं बहुत बार आप लोगों को जो है एक प्रकार से आप सोचिए मैं इग्नोर करता हूँ, और जितना मैं इग्नोर करता हूँ और आप लोग उतना ही एक प्रकार से बातचीत करने लगते हो। क्या मतलब है यार, आप एक दूसरे क्यों परेशान हो रहे हो, डिजिटल डिजिटल प्रेम के चक्कर में परेशान हो जाओगे। बस ये वही है, अब क्या बताएं आप लोगों को। अभी ऑफलाइन क्लास में होते तो अच्छे तरीके से समझा देते आपको कि क्या होता है इसमें सब, लेकिन चलिए, बातचीत करना आपके लिए ही हानिकारक है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बातचीत करेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो इग्नोर करना सीख चुका हूँ। लेकिन कुछ नए बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो वो कमेंट करने जाते हैं, सवाल पूछने जाते हैं, तो उनसे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं आप लोगों के कमेंट से, क्योंकि आप लोगों के कमेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं बातचीत वाले कि उसमें जिसने प्रश्न भी पूछा उसके कमेंट भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो देखें अगला प्रश्न है, जैक बसन ने भाषिक पाठ के अंतरण के 3 आधार किस सिद्धांत के आधार पर माना है, बताएं। प्रतीक सिद्धांत, प्रभाव धर्मी अनुवाद, या फिर पाठ धर्मी अनुवाद, या शब्द प्रतिशब्द अनुवाद। तो बताएं, जैक बसन ने
भाषिक पाठ के अंतरण के 3 आधार जो बताए हैं वो किस सिद्धांत पर है माने हैं? वो है प्रतीक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कथन किसका है ये कि अनुवाद एक संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच में होता है। ये पाठ समान प्रकार संपादित करते हैं। ये कथन किसका है? किसने कहा? इस कथन को हाइलिडे महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए दिया है करेक्ट आंसर। पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, आपकी बार भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है क्योंकि वह आव्यक्त यानी अदृश्य आदि को भाषा यानी कि रेखा या रंग में प्रस्तुत करती है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन अज्ञे का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे की एक पुस्तक है अनुवाद कला एवं समस्याएं। अनुवाद कला एवं समस्याएं एक पुस्तक है जिसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे ने। उसी पुस्तक में अच्छा, इस पुस्तक का प्रकाशन 1961 में हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसी पुस्तक में ये कथन आपको मिल जाएगा, समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है क्योंकि वह आव्यक्त को भाषा में प्रस्तुत करती है। ये कथन किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का। अगला प्रश्न रूपांतरण प्रजनक व्याकरण के लेखक कौन है? एक पुस्तक का नाम है रूपांतरण प्रजनक व्याकरण। इसको लिखा है किसने? नोयम चामस्की। नोयम चामस्की ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा नोयम चामस्की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से अगर इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी 2023 के भी कई मॉडल पेपर अवेलेबल हैं। 2023 में जो क्वेश्चंस पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों के हुए हैं उनको भी मैंने सॉल्व करवाए थे, उनको भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं प्ले लिस्ट जल्द ही बना दूंगा हर एक सब्जेक्ट की, हालांकि 2023 की प्ले लिस्ट है, आप देख लीजिएगा उसमें। बाकी मैं 2024 की प्ले लिस्ट बनाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी हिंदी द्विभाषिक कोश के रचयिता हैं? अंग्रेजी हिंदी द्विभाषिक कोश के रचयिता इनमें से जो हैं वो देखिए फादर कामिल मुल्के ने भी किया है और डॉक्टर हरदेव बाहरी ने भी अंग्रेजी हिंदी द्विभाषिक कोश का रचना की है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे। आ और बा दोनों ने करी है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है इनमें से। देखिए इनमें से सत्य कौन सा नहीं है, प्रश्न पूछा गया है, सत्य कौन सा नहीं। देखिए अंग्रेजी में अभावात्मक विशेषण यूयन और इन उपसर्ग के योग बनता है, ये भी गलत। संस्कृत में आ और अन उपसर्ग के भी अभावात्मक विशेषण माने जाते हैं, गलत। व्याकरण के साथ ही लोक प्रयोग का भी महत्व है। ये सभी कथन एक मिनट, प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर कर लेंगे सत्य है कथन। ठीक है, देखिए एक मिनट, यहाँ पर कर लेंगे सत्य है। ठीक है, और यहाँ पर सभी सत्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि अंग्रेजी में अभावात्मक विशेषण में अन और इन का प्रयोग लगाते हैं। बिल्कुल अन, जैसे आप बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी में कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखते हैं सपोर्ट। अब सपोर्ट में अगर आप अन लगा देंगे, अनसपोर्ट यानी कि सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो एक प्रकार से अभावात्मक विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही आ माने नहीं और अन माने भी एक प्रकार से नहीं। किसी किसी शब्द में आ और अन लगा करके विशेषण बनाए जाते हैं, तो अभावात्मक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों सही हैं। व्याकरण के साथ ही साथ लोक प्रयोग का महत्व भी बढ़ा है, बिल्कुल, यानी ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य हैं। यहाँ पर आप कर लेंगे कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य नहीं है वाला गलत है, नहीं काट दीजिए, सत्य है, तो ये सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस या किनके शाब्दिक अनुवाद की बजाय समाज में प्रचलित शब्दों या पदों का प्रयोग करना चाहिए, मुहावरा या लोकोक्ति? तो दोनों का, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। अनुवाद विज्ञान पुस्तक के रचयिता कौन है? बड़ी फेमस पुस्तक है और इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत बार परीक्षा में आया है। अनुवाद विज्ञान पुस्तक को लिखा किसने है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कैडफोर्ड ने अनुवाद की कितनी सीमाएं बताई हैं? बताएं, कैडफोर्ड ने अनुवाद की कितनी सीमाएं बताई हैं? 2 सीमाएं बताई हैं कैडफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ऋतु संहार का ब्रज भाषा में सवैया छंद में किसने अनुवाद किया है? ऋतु संहार वैसे तो कालिदास की रचना है, ऋतु संहार का ब्रज भाषा में सवैया छंद में अनुवाद किया है किसने? श्रीधर पाठक जी ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास का एक नाटक है संस्कृत का। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? इसका हिंदी में अनुवाद किया था किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, मैकबेथ। मैकबेथ जो है ये रचना बड़ी फेमस रचना है, इनकी अंग्रेजी की रचना है मैकबेथ।
तो मैकबेथ का साहसेंद्र साहस नाम से अनुवाद किसने किया है? साहसेंद्र साहस नाम से अनुवाद मैकबेथ रचना का जो किया है वो मथुरा प्रसाद चौधरी ने किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। प्रश्न है अगला प्रश्न, यदि दो कृतियों की आत्मा या अंतस्त्व एक है, केवल इनके रूप में मामूली अंतर है, तब वह रूपांतरण हुआ, किसका कथन है ये? बता फटाफट से आप बताएंगे। ये कथन किसका है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार का कथन है। ठीक है, किसका कथन है भैया? डॉक्टर देवेंद्र कुमार का ये कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, गोल्ड स्मिथ की कृतियों खास करके हर्मिट और इसके अलावा डेजर्ट विलेज ट्रेवलर, इन सभी का अनुवाद किस विद्वान ने क्रमशः एकांत योगी, यानी हर्मिट का अनुवाद एकांत योगी के नाम से हुआ है। मतलब कि डेज ट्रेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम के नाम से किया गया। ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक के नाम से किया गया है। और किसने किया है बताएं? इसको किया है श्रीधर पाठक जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे विद्वान है श्रीधर पाठक, कई अनुवाद इन्होंने किए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ऋतु संहार का ऋतु तरंगणी नाम से अनुवाद किया गया, या किस प्रकार का अनुवाद है? तो ये भैया कैसा अनुवाद है? कैसा छाया अनुवाद है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और भी मॉडल पेपर आपको मैं देता रहूंगा, ठीक है, लेकिन ये मॉडल पेपर आप देखते रहिएगा सभी लोग। बहुत ही तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे ही आपको और मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। प्रश्न बताएं, गीता के हिंदी अनुवादों में सुमेलित है इनमें से? देखिए, हरबल्लभ ने 1644 ईस्वी में गीता का हिंदी में अनुवाद किया था। इसके बाद में 1669 ईस्वी में भगवान दास ने भी गीता का अनुवाद किया हिंदी में। और उसके बाद में 1707 ईस्वी में आनंद राम ने भी गीता का अनुवाद हिंदी में किया। श्रीमद् भगवत गीता की बात मैं कर रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी ने किया। अगला प्रश्न, अनुवाद के विविध आयाम एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? अनुवाद के विविध आयाम, इस पुस्तक को लिखा है किसने? इस पुस्तक को लिखा भैया प्रोफेसर पूरनचंद टंडन ने। प्रोफेसर पूरनचंद टंडन ने इसको लिखा। इसका प्रकाशन 2005 में हुआ था तक्षशिला प्रकाशन से, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, अनुवाद विज्ञान की भूमिका, इस पुस्तक को किसने लिखा है? अनुवाद विज्ञान की भूमिका, इस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी ने लिखा है। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी ने इस पुस्तक को लिखा। 2008 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। और जाने माने प्रकाशन से, राजकमल प्रकाशन से इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी की पुस्तक का 2008 में अनुवाद विज्ञान की भूमिका नाम से शीर्षक है ये, ध्यान रखिएगा। अनुवाद प्रक्रिया और परिदृश्य, इस पुस्तक को किसने लिखा है? अनुवाद प्रक्रिया और परिदृश्य, इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? प्रोफेसर रीता रानी पालीवाल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, अब की बार भी आ सकता है। संस्कृति के 4 अध्याय, बड़ी फेमस पुस्तक है, दिनकर जी की पुस्तक है, बड़ी फेमस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी से प्रकाशन हुआ है इस पुस्तक का, संस्कृति के 4 अध्याय का। दिनकर जी की रचना है, 1956 में इसका प्रकाशन होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, रामधारी सिंह दिनकर की मैं बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, इस पुस्तक का संपादन किसने किया? इस पुस्तक का संपादन किया था मैक्स मूलर ने, इंग्लिश राइटर है। सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, इस पुस्तक किसने लिखा? मैक्स मूलर ने इसका संपादन किया है। एशियाई धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, बहुभाषिक समाज का क्या अर्थ है? बहुभाषिक समाज का अर्थ है वह समाज जिसके लोगों को एकाधिक भाषाएं आती हैं, वो बहुभाषिक समाज होता है। वह समाज जो लोग, जहाँ के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, ये बात भी ठीक है, दोनों बात ठीक है। वह समाज जहाँ विभिन्न प्रयोजन मूलक कार्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं प्रयुक्त होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी बहुभाषिक समाज का अर्थ ये तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिकता अस्पष्ट है। अस्पष्ट कैसे है भाई बताइएगा? अस्पष्ट इसलिए चूंकि भारतीय बहुभाषिकता के ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक आयाम है, बिल्कुल है। अमेरिकी समाज की बहुभाषिकता प्रवास के परिणाम स्वरूप है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न, भारतीय लेखन में बहुभाषिकता प्रारंभ से ही रही है। अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन ए है, अभिज्ञान शकुंतलम में संस्कृत के साथ सौरसेनी, महाराष्ट्रीय, मागधी, प्राकृत, इन सभी का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल इसमें हुआ है। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली और अवहट्ट में लिखी रचनाएं, इन तीनों में रचनाएं मिलती हैं।
गुरु ग्रंथ साहिब एक बहुभाषिक कृति है, बिल्कुल ठीक है। यानी ये बातें जो है बहुभाषिकता प्रारंभ से रही है ये भारतीय लेखन में, ये बिल्कुल सही बातें, तीनों बातें उसकी पुष्टि करती हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी बातें पुष्टि करती हैं कि भाई बहुभाषिकता रही है प्रारंभ से ही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भाषा को राष्ट्रों और संगमनी कहा गया है, बताएं। बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भाषा को राष्ट्रों का संगमनी, राष्ट्रों और संगमनी कहा गया है? तो किस भाषा मतलब कि किस ग्रंथ में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस विद्वान ने भाषा को सभी लौकिक कार्यों का आधार कहा? किस विद्वान ने भाषा को सभी लौकिक कार्यों का आधार कहा? तो भर्तृहरि ऋषि ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, वाक तत्व को यजुर्वेद में क्या कहा गया है? वाक तत्व को यजुर्वेद में विश्वकर्मा कहा गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैमिनीय उपनिषद के कथन तस्य यानी मनसः एवा कुलचा यद वाक के अनुसार भाषा को क्या कहा गया है? भाषा को इसमें भाषा को क्या कहा गया भैया? भाषा को कुल्या कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। विचार विनिमय मतलब कि हम कुछ कहेंगे आप कुछ कहेंगे, यानी कि दोनों का विचारों का विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा, उनको उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। या कथन किसका है? जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से मतलब समग्र रूप से भाषा कहते हैं। ये कथन डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत बढ़िया कथन है, परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया, कई विश्वविद्यालयों में आया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तांडे महाब्राह्मण में भाषा की उपमा किससे दी गई है, बताएं। तारण्य महाब्राह्मण में भाषा की उपमा किससे की गई है? तो किससे की गई? नदी की धारा से की गई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। आगे देखेंगे, वाक स्थल और भौतिक वस्तु। वाक स्थल और मतलब वाक स्थल, वाक स्थूल और भौतिक वस्तु है। वाक स्थूल और भौतिक वस्तु है, भाषा सूक्ष्म और भावातीत वस्तु है। यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया कथन है। इस कथन को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी स्वयं कहते हैं। बहुत अच्छे विद्वान है भोलानाथ तिवारी भाषा के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, किस ग्रंथ का कथन है जिह्वा देवानाम मृतस्य नाभि, जिह्वा देवानाम मृतस्य नाभि, ये कथन ऋग्वेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किसमें है? मुंडक उपनिषद में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इनमें से कौन सुमेलित? देखें, 343 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, और राजभाषा हिंदी की बात करता है और उसके साथ ही साथ राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि की भी बात करता है। यानी कि 343 में ये दोनों बातें बिल्कुल शामिल हो सकती हैं, आ और बा दोनों। इसका द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 344 में जो है राजभाषा आयोग के गठन की बात करी गई है, ठीक है। अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, पहले 14 भाषाएं थी, ठीक है, अब 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन, ठीक है, डी यहां पर कर लेंगे। अगला प्रश्न, विज्ञापन के प्रकार है। विज्ञापन देखिए मुद्रित यानी प्रिंट मीडिया से भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी होता है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, उपरोक्त तो दोनों से होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके जो है स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिएगा, ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आपके आते रहेंगे। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही देखिए, हिंदी मराठी लोकोक्ति कोश 1950 में प्रकाशन हुआ, गणेश रघुनाथ वैश्य पायन, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने ही लिखा है। लोकोक्तियां और मुहावरे 1932 में प्रकाशन, बहादुर चंद, ठीक है। साहित्य मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा ने लिखा है। ये तीनों बातें बिल्कुल सटीक है, यानी कि तीनों रचनाएं ठीक हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये 3 प्रश्न और आपके तैयार हो गए ऑलरेडी। आपसे पूछे हिंदी मराठी लोकोक्ति कोश की रचना किसने करी? गणेश रघुनाथ वैश्य सम्पायन ने करी। लोकोक्ति और मुहावरे पुस्तक को किसने लिखा? बहादुर चंद ने लिखा। साहित्य मुहावरा लोकोक्ति कोश है, किसने लिखा? हरिवंश शर्मा ने लिखा। आगे देखिए, निम्नलिखित पर्याय कोश में सुमेलित है, तो पर्याय कोश में सुमेलित कौन सा है? देखिए, डिंगल नाम माला 1561 में लिखी गई हरराज के द्वारा, ठीक है। प्रकाश नाथ माला ये भी 1697 में की रचना है, मियाँ नूर के द्वारा लिखी गई।
नाम प्रकाश 1713 में भिखारी दास के द्वारा लिखी गई रचना है। ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है सही। देखिए इनमें से देखिए व्यवहारिक पर्याय कोश चतुर्वेदी एवं गाबा, बृहद हिंदी पर्यायवाची कोश गोविंद चातक और बृहद पर्यायवाची कोश डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये तीनों बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। बृहद हिंदी पर्यायवाची कोश जो गोविंद चातक के द्वारा लिखी गई 1985 में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा बड़ी फेमस पुस्तक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। बृहद हिंदी पर्यायवाची कोश के लेखक तो गोविंद चातक है। बृहद पर्यायवाची कोश और बृहद हिंदी पर्यायवाची कोश दोनों में अंतर आप ध्यान रखिएगा। बृहद पर्यायवाची कोश को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, बृहद हिंदी पर्यायवाची कोश को गोविंद चातक ने लिखा है, ठीक है। तो इसका भी डी होगा करेक्ट आंसर उपरोक्त तो सभी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, उच्चारण कोशों के संबंध में सत्य है। उच्चारण कोशों के संबंध में क्या सत्य है भाई। उच्चारण कोशों के संबंध में सत्य है डेनियल जानस का उच्चारण कोश अत्यंत ही प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक बात है, प्रसिद्ध है इनका। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का हिंदी उच्चारण कोश जो है 1985 में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल। आपसे प्रश्न पूछेगा हिंदी उच्चारण कोश के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी है। प्रकाशन कब हुआ, 1985 में। कृष्ण कुमार भार्गव का विश्व उच्चारण कोश कब प्रकाशन में आया, 1997 में, बिल्कुल ठीक बात है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि विश्व उच्चारण कोश के लेखक कौन है, तो कृष्ण कुमार भार्गव में। प्रकाशन कब हुआ, 1997 में हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं, तीनों बातें ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त, तो सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं। आगे देखिएगा पुराण कोशों के संदर्भ में सत्य है। पुराण कोशों के संदर्भ में क्या बातें सत्य हैं भाई। देखिए डॉक्टर जयप्रकाश भारती ने प्राचीन कथा कोश लिखा, बिल्कुल ठीक बात है। प्राचीन कथा कोश के लेखक कौन है, डॉक्टर जयप्रकाश भारती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऊषापुरी ने मिथक कोश की रचना करी, बिल्कुल ठीक है, ये भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है। ऊषापुरी के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है, मिथक कोश, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये प्रश्न भी आपका तैयार हो गया। इसके अलावा डॉक्टर एम.पी. कुट्टून पिल्ले ने मिलिंद पौराणिक संदर्भ कोश लिखा है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। आपसे पूछे मिलिंद पौराणिक संदर्भ कोश किसने लिखा, तो पिल्ले ने लिखा है, कुट्टून पिल्लो, डॉक्टर एम.पी. कुट्टन पिल्ले, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं। अच्छा उर्दू में शब्दकोश को क्या कहते हैं, उर्दू में शब्दकोश को क्या कहते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। उर्दू में शब्दकोश को लुगत कहते हैं, क्या बोलते हैं, लुंगत बोलते हैं, लुंगत बोलते हैं। इसके अलावा कामूस जो है अरबी में बोलते हैं, फरहंग फारसी में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तर्जुमा किसको बोलते हैं भाई, तर्जुमा जो होता है अनुवाद करने की क्रिया को बोलते हैं, तर्जुमा भी उर्दू शब्द है। तर्जुमा का मतलब होता है अनुवाद करने की क्रिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लेक्सिकॉन किस भाषा का शब्द है। लेक्सिकॉन जो शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेक्सिकॉन का मतलब होता है शब्दों के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, थेजोरस किस भाषा का शब्द है। थेजोरस जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है। थियारस शब्द, थियारस या थेजोरस, थियारस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पीटर रॉजेट ने किया था, और कब किया था। थियारस शब्द का सबसे पहले प्रयोग पीटर रॉजेट ने किया, कब किया, 1852, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया प्रश्न, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए विवेचनात्मक पर्याय कोश के संपादक कौन है। विवेचनात्मक पर्याय कोश के संपादकों में नाम आता है ओम प्रकाश गाबा का। हरदेव बाहरी का भी नाम कहीं कहीं लिया जाता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ओम प्रकाश गाबा, विवेचनात्मक पर्याय कोश, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे, बताइए प्रश्न क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं इनमें से देखें, अधिभार को जो है सरचार्ज कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। डेबिट मतलब ऋण होता है। उत्पादन शुल्क ड्यूटी, स्टेट को ड्यूटी स्टेट उत्पादन शुल्क ये नहीं होता। अच्छा बिल मतलब इच्छा पत्र या वसीयत होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन साहब देखें, निम्न में से कौन सुमेलित है, इनमें से कौन सुमेलित है भैया। देखें टोल का मतलब होता है पथकर, होता है क्या, नहीं होता है, होता है। यूनियन मतलब संघ होता है, और वायलेशन मतलब अतिक्रमण या उल्लंघन, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों सही है। निम्न में से कौन सुमेलित है, इनमें से, इनमें कर लीजिएगा सुमेलित नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखा एजेंडा वाले कार्य सूची होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। सस्पेंशन माने निलंबन भी होता है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो ये सब सुमेलित है। पदोन्नति प्रमोशन पदोन्नति, ठीक है। लेप्स का मतलब एक प्रकार से शुरू होना नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये प्रश्न क्या बदलेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, नहीं है, ओके, यानी इसका शुरू होना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। निम्न में से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है भैया। देखें
होल्ड ओवर का मतलब होता है स्थगित करना, ठीक है। इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम, ठीक है। इनवॉइस का मतलब बीजे की बात, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न बढ़िया है। देखिए, एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। इसके अलावा एडवर्स का मतलब प्रतिकूल भी होता है, ठीक है। बिल का मतलब विधेयक भी होता है। अच्छा, कैश जो है यहाँ पर दौलत से संबंधित है भी, और कैश का मतलब दूसरा भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका डी होगा सही सुमेलित नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बताएं। कौन सा सत्य है, फटाफट से आप बताएंगे इनमें से। देखिए, ग्लास ग्रीक भाषा का शब्द है, बिल्कुल ठीक है। ग्लोसा का प्रारंभिक अर्थ बाणी है, ठीक है। टेक्निकोई मतलब टेक्निकोई ग्रीक भाषा का शब्द है, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अभिनव पाणिनि कौन है इनमें से? अभिनव पाणिनि की उपाधि किसको दी जाती है इनमें से? डॉक्टर रघुवीर को दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आंग्ल भारतीय महाकोश कितने भागों में है? आंग्ल भारतीय महाकोश कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। परिभाषिक शब्दावली का मुख्य तत्व है। परिभाषिक शब्दावली का मुख्य तत्व क्या है? शब्द। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राजेंद्र लाल मिश्र ने परिभाषिक शब्दों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो राजेंद्र लाल मिश्रा जी ने परिभाषिक शब्दों को 6 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर विनोद गोदरे ने परिभाषिक शब्दावली को किस भाग में विभाजित किया है? डॉक्टर विनोद गोदरे ने परिभाषिक शब्दावलियों को एक प्रकार से पूर्ण परिभाषिक और अर्ध परिभाषिक दोनों भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों में। अर्थ संरचना के निम्न स्तर पर परिभाषिक शब्दावली विशिष्ट होती है। अभिधात्मक, निश्चितता, सूक्ष्मता या फिर ये सभी? ये सभी जो है अर्ध संरचना के स्तर पर परिभाषिक शब्दावलियां जो है ये तीनों विशिष्ट होती हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, आप सभी लोग देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऐसे ही प्रश्न मैं और भी देता रहूँगा। मॉडल पेपर आपके समक्ष आते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी, लिखित भी। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित है, आपको यही पढ़ना है, हिंदी अनुवाद के बारे में ही पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अनुवाद का मूल्यांकन करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अनूदित पाठ उसी भूमिका का निर्वाह करे जो मूल पाठ करता है। यह कथन किस विद्वान का है? ये इस कथन को कहने वाले विद्वान है यल फोस्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्या कहा कि अनुवाद का मूल्यांकन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो अनूदित पाठ है उसी भूमिका का निर्वाह करे जो मूल पाठ करता है, यानी कि वही बात जो मूल चीज़ों में थी वही बात अनूदित यानी जो अनुवाद करने के बाद में आपने किया है, मूल वही होना चाहिए, दोनों का भाव वही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वास्तव में अनुवाद का मूल्यांकन अनुवाद कौशल का मूल्यांकन है। यह कथन किसका है, बताएं। तो अनुवाद का मूल्यांकन ही अनुवाद कौशल का मूल्यांकन है। यह कथन बड़ा फेमस है और परीक्षा में कई बार आया प्रश्न है। तो वास्तव में अनुवाद का मूल्यांकन अनुवाद कौशल का मूल्यांकन है। कृष्ण कुमार गोस्वामी जी का यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, पुनरीक्षण में किन प्रकारों के संशोधन होते हैं या किस प्रकारों के संशोधन होते हैं पुनरीक्षण में? तो पुनरीक्षण में भाषाई संशोधन और संकल्पनात्मक संशोधन, ये दोनों प्रकार के संशोधन आपको पुनरीक्षण में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो। पुनरीक्षण जानते हैं क्या होता है? पुनरीक्षण यानी कि जब आप किसी एक जो है चीज का अनुवाद आप कर देते हैं, अनुवाद करने के बाद में अनुवाद सही हुआ है कि नहीं हुआ है, अनुवाद जो पहले जिस भाषा में जो लिखा था चीज, क्या उसी भाषा जब जब अनुवाद हो गया, या दूसरी भाषा में कन्वर्ट होने के बाद में उसमें क्या परिवर्तन आया, या वही चीज़ है कि नहीं है, सही अनुवाद हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज़ को चेक करना पुनरीक्षण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, संकल्पनात्मक संसाधनों संशोधनों के वर्गीकृत रूप में सम्मिलित है। संशोधनों मतलब संकल्पनात्मक संशोधनों के वर्गीकृत रूप में सम्मिलित होता है क्या? अस्पष्ट एवं संदिग्ध संकल्पना, आंशिक संकल्पना और मूल संकल्पना, ये सब संकलित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा मूल पाठ विश्लेषण का आधार है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल पाठ विश्लेषण का आधार है? तो भाषा प्रयोक्ता और भाषा प्रयोग दोनों है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भाषा प्रयोक्ता से संबंधित तत्व है। भाषा प्रयोक्ता से संबंधित तत्व कौन सा इनमें से? देखिए, प्रादेशिक आधार, सामाजिक वर्ग और काल संबंधित तत्व, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भाषा प्रयोग के आधार है, बताएं।
भाषा प्रयोग के आधार हैं भाषा माध्यम, सामाजिक भूमिका या सहभागिता का स्तर या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग के आधार हैं भाषा माध्यम, सामाजिक भूमिका, सहभागिता का स्तर, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पुनरीक्षण के 10 सूत्रों में शामिल है। पुनरीक्षण के 10 सूत्रों में शामिल है मूल पाठ का अध्ययन करना, विचारों और भावों का रेखांकन करना, लक्ष्य भाषा के अनुसार वाक्य विकास, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। पुनरीक्षण के 10 सूत्रों में ये 3 भी संकलित है, जैसे कि अनुदित सामग्री का मूल पाठ के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना, अनुवाद के पाठक वर्ग का ध्यान देना, अभिधा के साथ ही लक्षणा और व्यंजना पर भी ध्यान देना, सब शक्तियों पर। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है चीज़ें शामिल हैं 10 सूत्रों में पुनरीक्षण के। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है, पुनरीक्षण के 10 सूत्रों में फिर शामिल कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, संपूर्ण और सही अर्थ व्यक्त करने वाला अनुवाद होना चाहिए, लक्ष्य पाठक के अनुसार विषय वस्तु और भाषा शैली में होना चाहिए, पाद टिप्पणी आवश्यकता के अनुसार तटस्थ पुनरीक्षण की भूमिका भी होनी चाहिए, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ये सब पुनरीक्षण के सूत्र हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ट्रांसलेशन इज अ वे ऑफ कमिटिंग, ये कथन किसका है? बताएं। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताएं, ट्रांसलेशन इज अ वे ऑफ कमिटिंग, ये कथन किसका है? इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को मैडनी को ने कहा है, मतलब कि AM मैडनी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। आगे देखिएगा, विज्ञान की भाषा की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। विज्ञान की भाषा की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, कौन कौन सी? देखिए, यह विषय परक होने के कारण से वर्णनात्मक होती है, देश काल भाषा देश काल और व्यक्ति सापेक्ष नहीं होती और या सार्वभौम होती है या सूचनात्मक होती है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, विधि अनुवाद अधिनियम संसद से कब पारित हुआ? ब्रिटिश कालीन पार्लियामेंट से। बताएं, ये कब पारित हुआ है? 1797। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। हिंदी की विधि शब्दावली का संग्रह किसने किया? बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। हिंदी की विधि शब्दावली संग्रह किसने किया? विधि की जो शब्दावली यानी कानून से रिलेटेड जो शब्दावलियां हैं उनका संग्रह किसने किया? तो इसको किया था H विल्सन ने, HL विल्सन या HH विल्सन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विल्सन ने ग्लोरी ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू टर्म्स कब प्रस्तुत किया? ग्लोरी ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू टर्म्स इसको कब प्रस्तुत किया? विल्सन ने, HH विल्सन ने। तो 1855 में इसको किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विधि शब्दावली का प्रकाशन कब हुआ था? विधि शब्दावली का प्रकाशन 1970 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सुमेलित अनुवाद है इनमें से सही जो है। देखिए, इनमें सुमेलित अनुवाद जो है वो इसका आप देखिएगा। देखिए, प्रोसिक्यूटर मतलब होता है अभियोजक, बिल्कुल ठीक है। ओवरड्यू का मतलब अतिदेय होता है। इसके अलावा अब अबोलिटिजन या अबोलिशन, एबोल्यूशन का मतलब होता है उन्मूलन करना। ठीक है, उन्मूलन, अतिदेय यहाँ पर नहीं, उन्मूलन लिख दीजिएगा। तो सुमेलित अनुवाद इनमें से ये सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन, यहाँ पर उन्मूलन लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सुमेलित अनुवाद है इनमें से। देखिए, बुकलेट माने पुस्तिका होती, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब आश्रित, अटेंडेंट मतलब परिचर, ठीक है। ये तीनों उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेलित वाक्यांश है इनमें से, बताएं। देखिए, नीचे जो है क्वार्टेट बिलो, बिल्कुल नीचे उद्धृत, ठीक है। इसके अलावा नल एंड वो मतलब कि वाइड, निष्प्रभावी या व्यर्थ इसको कहते हैं हिंदी में। इसके अलावा रिजिम्बिटेड एज डिजायर्ड, आदेश के अनुसार फिर प्रस्तुत है, ये इसका मतलब यही होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी वाक्यांश सत्य हैं। सुमेलित अनुवाद इनमें से कौन सा है? देखें, विलेख को डीड कहते हैं अंग्रेजी में, बिल्कुल ठीक है। जो है डाइवर्जन को विषयांतर बोलते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अपोलॉजी मतलब क्षमा याचना होता है हिंदी में, ठीक है। उपरोक्त तो सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं, यानी कि ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, अ ट्रांसलेशन इज परहैप्स द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कमेंट्री, या कथन किसका है? इस कथन को कहा था किसने? रॉजेटी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में आ सकता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वामीन अनुवाद के लिए वांछित है सजातीय ध्वनि व्यवस्था, ध्वनि या नाद सौंदर्य या शब्द संपदा। तो स्वानिमिक अनुवाद जो होता है, स्वानिमिक अनुवाद के लिए वांछित क्या है? सजातीय ध्वनि व्यवस्था भी जरूरी है,
नाद सौंदर्य भी जरूरी है और शब्द संपदा का होना भी जरूरी है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी का होना जरूरी है। जॉन मिल्टन की कविता यीट्स की मतलब जॉन मिल्टन की कविता है, मिल्टन की कविता यीट्स की कविता का हिंदी में मरकत द्वीप का स्वर नाम से लयात्मक अनुवाद किसने किया था? मिल्टन की कविता और यीट्स की कविता का हिंदी में मरकत का द्वीप का स्वर, मरकत द्वीप का स्वर, इस नाम से अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? बच्चन ने किया था, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैकबेथ और ओथलो का रोला छंद में अनुवाद किसने किया? मैकबेथ और ओथलो का रोला छंद में अनुवाद भी बच्चन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अ ट्रांसलेटर इज टू बी लाइक हिज ऑथर, इट इज नॉट हिज बिजनेस टू एक्सेल हिम। ये कथन किसका है? ये कथन मैग्नी मतलब मैडनी को का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अच्छा, मदन सोनी ने मालविकाग्निमित्रम जो कि कालिदास का एक नाटक है, इसका अनुवाद किस बोली में किया था? तो इसका अनुवाद बुंदेली में किया था मदन सोनी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूल कृति से रागात्मक संबंध जितना अधिक होगा अनुवाद का प्रभाव उतना ही बढ़ जाएगा। ये कथन किस विद्वान का है बताइएगा? यह कथन किसका है? मूल कृति से रागात्मक संबंध जितना अधिक होगा अनुवाद का प्रभाव उतना ही बढ़ जाएगा। यह कथन किसका? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन, दिनकर या आज्ञे? तो ये बच्चन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, काव्य अनुवाद को सुगंध की सीसी बदलने की उपमा किसने दी है? काव्य अनुवाद को सुगंध की सीसी बदलने की उपमा जो दी है वो प्रभाकर माचवे ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रयोग की रचना किसने की? अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रयोग की रचना किसके द्वारा की गई? पीसी टंडन, कृष्ण कुमार गोस्वामी, प्रोफेसर राजमणि शर्मा या गोपीनाथन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर राजमणि शर्मा। राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और प्रयोग की रचना किसने करी है? प्रोफेसर राजमणि शर्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? अनुवाद विज्ञान, अनुवाद कला, अनुवाद विज्ञान की भूमिका या फिर अनुवाद शैली? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम क्या है जानते हैं आप? बताइएगा। डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है अनुवाद कला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रत्येक भाषा में रीति, नीति, प्रेम, वासना, आवेश, स्पंदन, सुप्त, असुप्त, चेतना आदि से संबंधित बहुत सी ऐसी शब्दावलियां होती हैं जिनका ज्यों का त्यों अनुवाद किसी दूसरी भाषा में हो ही नहीं सकता। ये कथन किसका है? इलियट का, टी एस इलियट, या कॉलिस का, या डॉक्टर जॉर्ज कैम्पबेल का, या विलियम वर्ड्सवर्थ का? बताएं। तो प्रत्येक भाषा में रीति, नीति, प्रेम, वासना, आवेश, स्पंदन, सुप्त, असुप्त, इन सभी का इन सभी से संबंधित बहुत सी ऐसी शब्दावली होती है जिनका अनुवाद ज्यों का त्यों अनुवाद किसी दूसरी भाषा में आप नहीं कर सकते या नहीं हो सकता। ये कथन कहा था डॉक्टर जॉर्ज कैम्पबेल ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से, अनुवाद विज्ञान के रचयिता कौन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, पीसी टंडन या फिर प्रोफेसर जी गोपीनाथन? तो अनुवाद विज्ञान का रचयिता आपको सभी को पता होगा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐसे प्रश्न और भी आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक पुस्तक है अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा, बताएं किसने लिखी है? अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर सुरेश कुमार। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सुरेश कुमार, ठीक है। अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सुरेश कुमार। ध्यान रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। और भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं परीक्षा में। अच्छा बताएं, वुडन फेस, वुडन फेस लिख दे रहा हूं मैं, इसका हिंदी अनुवाद आप बताएं। WODEN, वुडन फेस, ये आपसे पूछेगा प्रश्न, पिछली बार पूछा गया था। इसका निकटतम हिंदी अनुवाद क्या होगा? लकड़ी का चेहरा, काठ का मुख, या संवेदन शून्य चेहरा, या जो है गंदला चेहरा? तो वुडन फेस का मतलब क्या होगा? अनुवाद की बात कर रहा हूँ, भावार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। अनुवाद इसका जो होगा, वुडन फेस का मतलब क्या होगा? लकड़ी का चेहरा। ये इसका क्या होगा? ये इसका अनुवाद होगा, ठीक है। ऐसे और प्रश्नों को मैं आपको बताऊं, ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
आँखों का तारा का सार्थक अनुवाद क्या होगा? एप्पल ऑफ द आई या स्टार्स ऑफ द आई? बताएँ, अभी आप लोग बताएँगे कमेंट करके, ठीक है? अगले वीडियो में इस प्रश्न का आप आंसर देंगे या इसी वीडियो के कमेंट के नीचे आप करेंगे, आँखों का तारा इसका सार्थक अनुवाद क्या होगा? 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, स्टार्स स्टार ऑफ द आई या फिर एप्पल ऑफ द आई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बताएँगे, ठीक है? बहुत बातचीत कर ली आप लोगों ने। और भी चीज़ों को मैं अगर आपसे बताऊँ सॉरी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा, ओके? इसी प्रकार से और मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे, ओके? गुड नाइट, आई लव यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।